सुप्रभात, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी विषय वस्तु संज्ञा। आज हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण, फिर उसके उपरांत संज्ञा के भेद। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा देख लीजिए कि किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव, दशा या स्थिति के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से परिभाषा ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। तो हम इसके उदाहरण कुछ वाक्य के रूप में यहाँ दिए गए हैं जिसे हम पढ़ेंगे। पहला वाक्य है राहुल मंदिर जाएगा। दूसरा, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तीसरा वाक्य इसमें है कुत्ता भौंकता है। और चौथा वाक्य दिया गया है बेईमानी बुरी बात है। तो बच्चों, यहाँ ये जो 4 वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आप देख सकते हो कि कुछ शब्दों को हमने गहरा मोटा लिखा है, मतलब जो काला कलर है वो उसका वो कुछ मोटा हमने दर्शाया है या गहरा रंग हमने दर्शाया है। वो ऐसा क्यों, तो आगे हम इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में, मतलब यहाँ जो आपको ये वाक्य अभी हमने पढ़े हैं, इन वाक्यों के बारे में बता रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्य मतलब क्या, तो पहला राहुल, इस पहले वाक्य को जो हमने पढ़ा है इसमें पहला जो आया है वाक्य राहुल मंदिर जाएगा, इसमें राहुल क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। उसी तरह से उसी पहले वाक्य में मंदिर जाएगा, तो मंदिर क्या है, ये एक स्थान या जगह का नाम है। तीसरा हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमने जो दूसरा वाक्य इस साइड में पढ़ा है वह पुस्तक पढ़ रहा है, उसमें पुस्तक, ये जो मोटा छपा हुआ शब्द आप देख रहे हैं पुस्तक, ये एक वस्तु का नाम है। फिर आगे कुत्ता जो है भौंकता है, उसमें कुत्ता क्या है, एक जानवर, विशेष जानवर का नाम है, एक जानवर का नाम है। उसके बाद में बेईमानी के बारे में जो कहा गया है, बेईमानी क्या है, ये एक हमारा जो है विशेषण के रूप में है। बेईमानी जो है उस विशेषता बता रहा है किसी व्यक्ति की या किसी का भाव बता रहा है। इस तरह से ये जो यहाँ हम देख रहे हैं गहरे मोटे शब्द, ये किसी न किसी का हमें नाम बता रहे हैं। कोई भाव का नाम बता रहा है, तो कोई प्राणी का नाम, कोई स्थान का नाम बता रहा है, तो कोई शब्द किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है। तो इस प्रकार से ये जो सभी शब्द है ये संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये किसी न किसी का नाम हमें बता रहे हैं। अब हम जो है आगे देख लेते हैं संज्ञा के भेद। अब हम उदाहरण हमने देख लिया, परिभाषा देख ली संज्ञा की। अब हम इसके भेद देखेंगे कि वो भेद किस प्रकार से होते हैं, कौन से होते हैं। तो बच्चों, हिंदी में जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम इन तीनों को बच्चों एक के बाद एक उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ उसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यक्तिवाचक, ये जो इसका शब्द है, यहाँ व्यक्तिवाचक से संबंध ऐसा है कि केवल व्यक्ति का ही नाम यह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ किसी भी विशेष व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी विशेष स्थान का नाम दिया गया होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब वो कैसे होगा बच्चों, हम उदाहरण से बहुत अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर हम व्यक्ति के बारे में बात करें तो क्या हो सकते हैं, उसमें विशेष व्यक्ति के बारे में हम अगर बोलते हैं तो किसी विशेष का यहाँ नाम दिया जाएगा, जैसे कि रवीना है, श्याम है, हरी है, सुरेश है, सचिन है आदि, ठीक है। व्यक्ति के तो नाम हैं, लेकिन अगर हम बोल देंगे कि उन लोगों से जाकर बात करो, तो लोग में हमें किसी विशेष का नाम पता नहीं चलेगा। लेकिन हम पर्टिकुलर अगर हम किसी विशेष का अगर हम नाम ले रहे हैं कि हमें श्याम से बात करना है, हमें सचिन से बात करना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बताया जा रहा है, तब उस परिस्थिति में वो होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अब अगर हम किसी वस्तु के बारे में कहें तो वस्तु हम देखते हैं कि हमारे आसपास हमसे दूर काफ़ी सारी वस्तुएं होती है, ठीक है। लेकिन यदि हम किसी विशेष वस्तु के बारे में अगर हम बोले, उसके नाम को दर्शाते हुए बोले, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कार, टाटा चाय, पुराण, गीता, रामायण आदि हम क्या है उसके विशेष रूप से हम उनका नाम दर्शा रहे हैं, इसीलिए ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। आगे किसी स्थान के बारे में अगर हम कहें तो जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, यहाँ हम किसी स्थान के विशेष नाम को दर्शा रहे हैं, ठीक है। स्थान बहुत है, हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ इस वक्त है या हम जाएंगे, बहुत सारे स्थान हैं इस पूरी धरती के ऊपर। तो लेकिन हम किसी विशेष अगर हम स्थान के बारे में कहते हैं, मुंबई, पुणे, जयपुर, इस तरीके से, या हम जिस भी किसी क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी जगह में रामनगर है, उसी तरह से धर्मपेट है, अगर हम ऐसे नाम को अगर हम दर्शाते हैं तो वो विशेष जगह को बता रहा है, विशेष स्थान का नाम हमें बता रहा है, इसीलिए वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे अगर हम बात करें तो दिशाओं के नाम, ठीक है। तो यहाँ भी हमें कुछ जो नाम है विशेष तरीके से हमें विशेष रूप से उस नाम को दर्शाकर बताया जा रहा है कि उत्तर दिशा है या पश्चिम है या पूरब है या दक्षिण है, तो उस समय वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब देशों के नाम, देश भी बहुत सारे हैं, है ना, धरती पर कई देश है, तो अगर हम कई देश के बारे में अगर बोले तो वो भी संज्ञा है। लेकिन जब हम किसी विशेष देश के बारे में अगर हम नाम के द्वारा दर्शाते हैं तब वो हमारा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आगे हम उदाहरण देख लेते हैं, और जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय है, रूसी है, अमेरिकी है, इस तरह से अगर हम जाति से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो ये संज्ञा हो सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर हम समुद्रों के नाम के बारे में बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि किस तरीके से नाम हो सकते हैं। आगे नदियों के नाम विशेष रूप से यहाँ दर्शाए गए हैं। नदियाँ बहुत सारी है, लेकिन अगर हम किसी विशेष नदी का नाम दर्शाते हैं तो उस समय वो हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से विशेष रूप से नदियों के नाम लिए गए। फिर पर्वतों के नाम, पर्वत भी बहुत है, लेकिन अगर हम विशेष उसका नाम बताते हैं कि कौन सा पर्वत, अगर हम कौन सी नदी विशेष रूप से हम नाम बता रहे हैं, तब वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसी प्रकार से कोई नगर है, चौक है, सड़क का अगर हम नाम दर्शा रहे हैं विशेष रूप से, तो वो भी हमारा स्थान दर्शाने वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वैसे ही हम पुस्तकें भी हम देखते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, कई लेखकों द्वारा लिखी गई है, लेकिन अगर हम विशेष रूप से किसी एक पुस्तक का नाम अगर हम बता रहे हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। वैसे ही ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम भी अगर हम बता रहे हैं, इतिहास में देखें तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई है, लेकिन यदि हम किसी विशेष घटना के बारे में पूछ रहे हैं या जानकारी ले रहे हैं तो इस परिस्थिति में जो है वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम या उदाहरण कहलाएगा। दिनों, महीनों के नाम ये भी क्या आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से उदाहरण और परिभाषा द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष वस्तु हो या कोई विशेष स्थान हो, कोई विशेष दिन हो, विशेष कोई घटना हो, तो ऐसी परिस्थिति में जब उनका नाम हम विशेष पर्टिकुलर का अगर हम नाम बता रहे हैं तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। कोई विशेष त्यौहार की हम जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। त्यौहार, भारत जो है वो त्योहारों का देश है। भारत ही नहीं, भारत के अलावा भी जो हमारे विभिन्न देश है, हर देश में कोई ना कोई त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो यदि हम जो है अगर उस त्यौहार के किसी एक नाम को अगर हम दर्शाते हैं, विशेष नाम हम बताते हैं कि विशेष रूप से हमें होली के बारे में जानना है या दीपावली के बारे में जानना है, तो वो एक हमारा जो हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अब आगे हम इसका दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार क्या है? क्या है दूसरा प्रकार? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में देखिए क्या होता है कि जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा देखिए बच्चों, वहाँ जो हमने देखा वहाँ पर भी प्राणी, वस्तु, स्थान, लेकिन वहाँ क्या था कि किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के बारे में था। लेकिन यहाँ क्या है
कि यहाँ एक शब्द मतलब ऐसा होगा कि जिसमें सभी जाति के प्राणी आ जा सकते हैं। एक विशेष जो होता है इसमें विशेष एक के बारे में नहीं बताएगा, तो यहाँ पर वो सभी प्राणी जाति को लेकर या सभी स्थान को लेकर या किसी वस्तुओं के समूह को लेकर इस प्रकार से जो बताएगा वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा हमें समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चा, बच्चा जो है क्या दर्शा रहा है कि ये कोई मनुष्य प्राणी है, लेकिन क्या है, बच्चा कोई भी हो सकता है। वो किसी विशेष बच्चे के बारे में यहाँ हमें जानकारी नहीं दे रहा है। अगर किसी विशेष बच्चे को किसी नाम द्वारा विशेष रूप से दर्शाया जाता तो वो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन यहाँ बच्चा बोलने से वो बच्चा कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी लिंग का हो सकता है, लड़का लड़की, इस तरह से बच्चा ये एक जो है किसी भी जाति के लिए यूज़ किया गया है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से जानवर, जानवर भी कोई भी जानवर हो सकता है। जानवर वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, जो हाथी हो, शेर हो, बंदर हो, तो कोई भी जानवर हो सकता है। लेकिन विशेष रूप से यहाँ कौन सा जानवर होगा ये नहीं बताया गया है, सिर्फ जानवर कहा गया है, इसीलिए सिर्फ उसकी जाति बताई गई है कि वो जानवर है। ठीक है, इस तरह से ये होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से आगे हम देखें तो नदी, जैसे हमने पिछले उदाहरण में व्यक्तिवाचक में हमने देखा था कि नदी का विशेष रूप से नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ नाम ना देते हुए सिर्फ नदी शब्द लिखा गया है, तो उस परिस्थिति में वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ जो उदाहरण है, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी या एक ही प्रकार की वस्तु या एक ही प्रकार के स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि ये जो शब्द है ये क्या है, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब लड़का से अगर हम देखें तो लड़के में वो राजेश हो सकता है, सतीश हो सकता है, दिनेश हो सकता है, महेश हो सकता है, सुरेश हो सकता है, रमेश हो सकता है, कोई भी लड़का वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ इस लड़का शब्द से हमें क्या बोध हो रहा है कि किसी भी लड़के के बारे में वो हो सकता है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर अगर किसी विशेष का नाम लेते, जैसे राजेश या रवि या सूर्या या किसी भी ऐसे लड़के का पर्टिकुलर नाम लिया जाता, तब वो होता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ किसी का नाम ना लेते हुए केवल लड़का, अगर ऐसा शब्द आता है तो वो होगा जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से अगर हम देखें तो पशु पक्षी, इस शब्द से क्या बोध होगा कि पशु पक्षी में कोई भी जानवर हो सकता है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही उदाहरण से समझा दिया है। वैसे ही वस्तु की अगर हम बात करें तो वस्तु कोई भी हो सकती है, कुर्सी हो, पुस्तक हो, कलम हो, और कोई भी हमारे आसपास जो भी हम देख रहे हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ों में से वो कोई भी हो सकती है। अगर किसी विशेष का नाम नहीं दिया गया है तो वो कोई भी वस्तु हो सकती है और वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। उसी तरह से नदी, नदी हमने कहने से पहले ही बताया कि पहले हमने जो व्यक्तिवाचक का आपको उदाहरण दिखाया है उसमें हम आपको विशेष रूप से एक एक नाम हम बोध करवा रहे थे, उस परिस्थिति में वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन यदि सिर्फ नदी कहा जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। वैसे ही मनुष्य कहने से भी क्या हो रहा है कि संसार की समस्त मानव जाति का उसमें समावेश हो रहा है। अब वो मनुष्य कोई भी हो सकता है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी बच्चा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई भी हो सकते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। उसी तरह पहाड़ अगर कहा जाए तो पहाड़ का भी यहाँ नाम अगर नहीं दिया गया है विशेष रूप से, तो वो हमारा जातिवाचक का उदाहरण होगा। अब हम संज्ञा का तीसरा प्रकार समझते हैं, जो कि है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों, तो उसकी परिभाषा सामने दी गई है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, उसका स्वभाव या अवस्था का बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अगर वस्तु है, जैसे कि संज्ञा कोई भी वस्तु, प्राणी, स्थान, इनके नाम को कहते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा की हम बात करें तो इनमें जो है कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, इनके जो कोई विशेष हमें
गुण बताएगा या कोई दोष बताएगा या किसी का स्वभाव बता रहा है या किसी की अवस्था बता रहा है, तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। ये उदाहरण में क्या हो रहा है आपको कि यहाँ जो उत्साह शब्द है, इससे हमें एक मन का भाव पता चल रहा है। कोई काम करने को हम क्या होते हैं, हमें कभी कभी बहुत उतावलापन हो जाता है। जैसे अगर हमें जो है रंगोली डालनी है किसी दिन, तो कब आएगा, कब शाम होगी, हम कब डालेंगे, या हमें रंगोली डालनी है तो हमें क्या होता है, एक मन में एक उत्साह रहता है, हमें अलग अलग रंग खरीदना है, बाज़ार जाना है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे मन के भाव को प्रकट कर रहा है। अगर दूसरी बात अब देखें, ईमानदारी से गुण का बोध होता है। ईमानदारी हमें क्या बता रहा है कि किसी व्यक्ति का या किसी प्राणी का वो गुण बता रहा है कि वो ईमानदार है। उसी तरह से बचपन क्या दर्शा रहा है, ये एक अवस्था होती है। किसी भी सजीव की क्या होती है, ये एक अवस्था होती है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई पशु पक्षी हो। यहाँ देखते हैं कि हम कोई भी जो है, पहले उसका बचपन आएगा, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो ये क्या है, ये एक अवस्था है। तो बचपन इस शब्द से हमें किसी भी चीज़ की अवस्था का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए ये शब्द जो होते हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे एक बात आपको बच्चों ध्यान में रखनी है कि जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को देखा तथा स्पर्श किया जा सकता है, पर भाववाचक संज्ञाओं को नहीं। इन्हें केवल अनुभव ही किया जा सकता है। तो जिस प्रकार से हमने हिंदी के आधार पर हमने जो संज्ञा के अब तक 3 भेद हमने देखे हैं, तो उसमें से जो जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसको हम अपनी आँखों से देख भी सकते हैं, हम इसे अपने हाथों से स्पर्श भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अंदर का भाव है, इसीलिए हम केवल इसका अनुभव ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको, ये अगर हमने ये ध्यान में रखा, तो हम भाववाचक संज्ञा को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण देखिए, मुझे भूख लगी है। इस वाक्य में आप क्या देख रहे हो कि भूख, ये जो शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। क्यों? क्योंकि भूख को ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। कोई अगर आपको बोल रहा है कि उसे भूख लगी है, तो क्या आप उसके भूख को स्पर्श कर सकते हो, देख सकते हो? देख भी नहीं सकते हो और आप उसे छू भी नहीं सकते हो कि सच में हाँ भूख वहाँ उपस्थित है या नहीं है, है ना। केवल सामने वाले ने हमें बताया तो हम महसूस कर सकते हैं कि भूख कैसी होती है, और हम उसे केवल अनुभव ही कर सकते हैं। इसीलिए भूख ये शब्द जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये रहे हमारे मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद। अब आगे जो हम देखने वाले हैं बच्चों, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 अन्य भेद। तो हिंदी में बच्चों मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद है, लेकिन हम हिंदी और अंग्रेजी या कोई भी भाषा हो जिसमें जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ मिला जुला होता है और एक दूसरे भाषा का एक दूसरे पर प्रभाव होने लगता है। और इसी कारण जो है अंग्रेज़ी व्याकरण के प्रभाव से भी जो है हिंदी में संज्ञा के और 2 भेद कभी कभी हम देखने हमें मिलते हैं। तो उसमें से जो पहला प्रकार है वो है समुदायवाचक संज्ञा, या जिसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और दूसरा एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अब हम इन्हें भी विस्तार से जान लेते हैं कि समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा क्या है या द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो पहला हम देखते हैं समुदायवाचक संज्ञा। तो कुछ संज्ञा शब्द किसी वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में ऐसी संज्ञाओं को समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। तो बच्चों इसके शब्द से ही हम इसकी परिभाषा का अनुमान कर सकते हैं। समूह जो आप देख रहे हो या समुदाय, इससे क्या पता लग रहा है कि किसी भी वस्तु के या किसी व्यक्ति के
जब अगर समूह के बारे में, झुंड के बारे में अगर हमें पता चल रहा है, जहाँ पर एक से ज़्यादा हमें संख्या दिख रही है, तो उस समय वो क्या होगा, हमारा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जैसे उदाहरण देखिए, कक्षा में हम देखते हैं कि क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं, लड़का लड़की, इस तरह से वहाँ पे हमें समूह दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है वो हमारा समूहवाचक या समुदायवाचक का उदाहरण है। भीड़ में भी आप देखो बहुत सारे लोगों का समूह होता है, झुंड है, या कभी हम समूह शब्द भी यूज़ करते हैं। गुच्छा है फूलों का, अगर हम देखते हैं तो एक से ज़्यादा हमें वहाँ संख्या दिखती है। तो इस तरह से कोई भी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, अगर ये हमें किसी ज़्यादा प्रमाण में अगर हम दिख रहे हैं, जब हम किसी का एक का हम नाम नहीं ले सकते हैं, कोई विशेष जाति के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, जैसे कहीं पर भीड़ खड़ी है, उस भीड़ में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कुछ जानवर भी हो सकते हैं, तो उस समय जो है ये हमें क्या एक समूह के रूप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये हमारा जो है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होगा। आगे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है बच्चों, किसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा? कुछ संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध कराते हैं। ऐसी संज्ञाएं अंग्रेजी व्याकरण में द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जानी जाती है। तो ये इसकी परिभाषा है, जिसमें बताया गया है कि यहाँ पर किसी भी पदार्थ का या किसी द्रव्य का या किसी धातु का नाम आएगा, तब हमें उसे द्रव्यवाचक संज्ञा या जिसे इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे लोहा, सोना, ये क्या है, किसी धातु के नाम है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हो तेल, पेट्रोल, ये जो है वो द्रव्य पदार्थ है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं। आगे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है कि संज्ञा के जो हमने दोनों भेद अभी देखे हैं, वो अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण दिए गए हैं, और हिंदी में संज्ञा के ये दोनों जो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हो या समूहवाचक संज्ञा हो, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए इन्हें जो है हिंदी में संज्ञा का अलग से भेद माना नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो आप देख रहे हो कि जातिवाचक में ही जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को भी दर्शाया गया है, क्योंकि ये इसके अंतर्गत आते हैं, किंतु अंग्रेजी व्याकरण में जो है इन्हें अलग से दिया गया होता है। इसके नाउन के टाइप्स दर्शाते हुए इन्हें अलग से बताया गया है। आगे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस तरह से होता है। देखो, उदाहरण से समझते हैं हम। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। महात्मा जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। अब उपर्युक्त उदाहरणों में जो प्रयुक्त किए गए हैं, जिसे हमने मोटे फॉन्ट में दर्शाया है, पंडित जी है, नेताजी है या महात्मा जी है, ये मूलतः क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि पंडित अगर हम कहें तो इसमें कोई भी पंडित हो सकते हैं। नेताजी अगर कहें तो कोई भी नेता के बारे में हो सकता है, कोई भी महात्मा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन वाक्यों में जो है बच्चों, यहाँ एक विशिष्ट नाम के लिए ही यहाँ इन्हें प्रयोग किया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि पंडित जी का प्रयोग यहाँ एक विशेष नाम के लिए किया गया है, तो वो कौन सा नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी। अब नेताजी का प्रयोग एक विशेष व्यक्ति जो कि थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनके लिए किया गया। और महात्मा जी जो है ये हमने प्रयोग किया है विशेष एक नाम महात्मा गांधी जी के लिए। तो इस परिस्थिति में यहाँ हमें दिखने के लिए शुरुआत में तो ये लग रहा है कि जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, परंतु हम आगे जब उदाहरण को पढ़ते हैं आगे, तो हमें ये समझ में आता है कि ये नाम विशेष व्यक्ति के लिए हमने उपयोग में लाया है। इसीलिए ये जो नाम है हमारे यहाँ पर जो तीनों हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह ही यहाँ प्रयुक्त होंगे।
अब आगे हम ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं कि जिन उदाहरणों से हमें लगने वाला है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग होगा। तो उदाहरण से समझिए कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण कि आज भी देश में रावणों की कमी नहीं है। रावण एक विशेष व्यक्ति का नाम हम जानते हैं जो कि रामायण का एक अलग ही पात्र था। उसी प्रकार से जयचंदों के कारण ही भारत पराधीन हुआ था। और तीसरा उदाहरण, वह तो विभीषण निकला, अपनों को ही धोखा दे गया। अब यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ जो मोटे छपे हुए यहाँ जो शब्द है रावण, जयचंदो और विभीषण, अगर हम इन उदाहरणों के बारे में यदि हम देखते हैं तो यहाँ हमें ये विशिष्ट नाम यहाँ दिखाई देते हैं। किंतु बच्चों यहाँ ये जो है नाम, हमें किसी के विशेष गुण अगर हमें दर्शाना हो तब भी हम इस तरीके से हम किसी को नाम दे सकते हैं। जैसे अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये तो रावण की तरह है। उसी तरह से अगर कोई देशद्रोही है तो हम कह सकते हैं कि वो तो पूरा जयचंद निकला, जिसके कारण ही हमारे भारत देश पे आज भी जो है ऐसे ही कुछ जयचंद है जिनकी वजह से हमारा देश आज भी खतरे में है। या हम कह सकते हैं अगर किसी ने अगर हमें धोखा दिया है कोई अपना ही, तो हम कहते हैं ये तो विभीषण निकला। तो इस तरह से बच्चों इस परिस्थिति में जब हम कोई विशेष नाम विशेष नाम जो उनका मुख्य कैरेक्टर मुख्य पात्र था उन्हीं के लिए हम उसका प्रयोग ना करते हुए किसी दूसरे को हम उनके नाम के द्वारा अगर हम उदाहरण समझा रहे हैं तो उस परिस्थिति में बच्चों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होते हुए वह जातिवाचक संज्ञा होता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने ये संज्ञा के प्रकार, अंग्रेज़ी के द्वारा भी जो कुछ प्रभाव पड़ा है उसके द्वारा जो संज्ञा के दो प्रकार आए हैं किंतु वो हमारे व्याकरण में किस तरह से जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं और किस तरह से व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो सकता है और जातिवाचक ये व्यक्तिवाचक हो सकता है, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में देखा है। तो बच्चों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन जो है थोड़ा सा इसे विस्तार पूर्वक समझाना भी ज़रूरी था ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे बताने के लिए इसमें और भी बहुत कुछ है लेकिन इतना भी अगर आज हमने सुना 2 या 3 बार अगर हम रिपीट करके इसे सुनते रहेंगे तो इतने से भी आपको बहुत अच्छी जानकारी हासिल हो सकेंगी और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप ये जानकारी ध्यानपूर्वक सुनोगे। तो ये रहा बच्चों हमारा संज्ञा का पूरा वीडियो। इसमें एक और पॉइंट छूट गया है बच्चों, ये देखिए अब भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी कैसे प्रयोग होता है वो भी थोड़ा उदाहरण देख लीजिए। यहाँ बहुत आसान है इसे समझना। यहाँ हम उदाहरण ही देखते हैं सीधा। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए कि बुराई से घृणा करो और दूसरा उदाहरण आप देख रहे हो उसमें इतनी बुराइयाँ है मैं सोच भी नहीं सकता। आप ये दोनों उदाहरण में अगर देखते हो तो यहाँ बुराई इस शब्द को दर्शाया गया है किंतु आप देखो कि पहले उदाहरण में जो है बुराई यहाँ पर ये किसी का जो है वो गुण बता रहा है, ये अवगुण बता रहा है, ठीक है। उसकी एक जो उसमें विशेष बात है या जो विशेष नहीं हो सकती है लेकिन वो उसका जो है कुछ स्वभाव दर्शा रहा है तो वो भाववाचक संज्ञा है। किंतु जब वही शब्द बहुवचन में प्रयोग हमने किया है जैसे कि दूसरे उदाहरण में बुराई का बुराइया हो गया है तो उस परिस्थिति में बच्चों वो भाववाचक संज्ञा ना रहते हुए वो क्या बन गया है, हमारा जातिवाचक संज्ञा बन गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारा ये जो है पूरा संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसे आप अभी ध्यान से सुनिए। धन्यवाद बच्चों।